पलामू में राष्ट्रीय मुद्दों पर जब कभी हमें बातचीत करनी होती है, अपने दर्शकों को राष्ट्रीय मुद्दों से संबंधित कोई भी जानकारी देनी होती है, तो हमारे पास सिर्फ एक नाम होता है, सड़क सुरक्षा परिषद के सदस्य रविंद्र तिवारी जी, जो वरिष्ठ लीडर हैं और काफ़ी अनुभवी हैं। और आज हम एक बार फिर दर्शकों का जिस तरीके से रुझान बढ़ रहा है कि नेशनल मुद्दे पर बातचीत किया जाए, तो आज हम एक बार फिर आए हैं और स्वागत है आपका कैपिटल न्यूज़ जी में। नमस्कार। और कई दर्शकों का कमेंट सेक्शन में और व्हाट्सएप पर आरएसएस को लेकर जानने की प्रतिक्रिया आई है। और अभी 100 वर्ष मनाने वाला है आरएसएस, इसी 2025 में अपने स्थापना का 100 वर्ष पूरा करने वाला है। और अगर हम बात करें तो कोई भी ऐसा मौका नहीं रहा है जब पिछले 100 सालों में आरएसएस विवाद में न रहा हो या फिर सुर्खियों में न रहा हो। इसे अपने अपने शब्दों से हम कह सकते हैं। आरएसएस के बारे में आप क्या सोचते हैं? इस 100 साल के इतिहास को आप कैसे देखते हैं? नमस्कार। और आपका बहुत आभारी हूँ कि आप बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दों को लाते हैं। आज भी संघ के 100 साल होने के उपलक्ष्य में जो आने वाले लोगों के बीच में स्वाभाविक रूप से किसी भी राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, संगठन के लिए महत्व होता है। 100 साल पूरा होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन आपने एक बात पूछा कि संघ को हमेशा से विवाद में रहा और 100 वर्षों को किस रूप में देखते हैं, तो मेरा कहना है कि संघ इसी हम लोग जो विजयादशमी मनाते हैं, विजयादशमी का एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक तथ्य है। और यही विजयादशमी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्थापना दिवस भी है। अब हम लोग आज जब सोचते हैं कि उस दिन परम पूज्य गुरु जी गोलवलकर जी और लोगों ने, सिर्फ 5 लोगों ने संघ की स्थापना की थी। क्यों की थी? स्वाभाविक रूप से भारतवर्ष हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा, ये स्वाभाविक तथ्य तो है। लेकिन देश जब मुगल और अंग्रेजों के साथ जब अपनी सांस्कृतिक पहचान भी विलोपित होने की स्थिति में थी, तो उसको सुरक्षा और संरक्षण देते हुए इसको पुनर्स्थापना करने के लिए अथवा मजबूत करने के लिए संघ की स्थापना हुई। और आप ध्यान रखेंगे कि संघ के स्थापना के कुछ ही वर्षों के बाद मुस्लिम लीग भी काउंटर में स्थापना हुआ। अब मुस्लिम लीग का क्या था व्यू और संघ का क्या था व्यू और थीम, सभी के सामने है। हाँ, बदलाव होते हैं। जैसे हम जब जन्म लेते हैं तो बचपन आता है, यौवन आता है, फिर बुढ़ापा आता है, प्रकृति का नियम में बदलाव आता है। संघ ने भी इन 100 सालों में यात्रा में बहुत कुछ उतार चढ़ाव देखा। अनेकों बार इस पर प्रतिबंध भी हुआ, यहाँ तक कि पिछले सरकारों ने तो इसे आतंकवादी और उग्रवादियों के साथ जोड़ा। लेकिन जब आज के दौर में आप देखते हैं तो संघ जिन विचारधाराओं को लेकर चला है उसमें काफी हद तक बहुत सफल रहा। अब लोग कह सकते हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी तो संघ की अनुसांगिक संगठन है। निश्चित रूप से है, एक राजनीतिक संगठन तो भारतीय जनता पार्टी ही है। लेकिन संघ में और भाजपा में आज भी अंतर है। अंतर यह है कि संघ एक सांस्कृतिक संगठन है और भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक संगठन है। तो राजनीति में सत्ता के लिए बहुत जगह समझौते करने पड़ते हैं, जो मोदी जी भी कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे, अगर आप मोदी जी की आर्थिक नीति को देखिए और संघ के विचार के हिसाब से आर्थिक नीति को देखिए, दोनों में कोई समानता नहीं है। दोनों एकदम, एक पूर्वी ध्रुव है, दूसरा पश्चिमी ध्रुव है, एक उत्तरी है, दूसरा दक्षिणी है। तो कह सकते हैं कि इस हिसाब से तो क्या समझौता नहीं किया क्या? तो राजनीति अलग चीज है और संघ अलग चीज है। बहुत लोग इसे एक साथ गोल मेल करके देखते हैं, जो देखने उचित नहीं है। अब इन 100 वर्षों में क्या हुआ?
तो 100 वर्षों में हम लोग एक स्वयं सेवक होने के नाते बहुत ही गौरवपूर्ण रूप से कह सकते हैं कि सांस्कृतिक विरासत को पुनर्स्थापित करने के लिए, पुनर्स्थापना के लिए संघ ने जो साधना, तपस्या, त्याग, बलिदान का जो दिया, मंत्र दिया, और लाखों स्वयंसेवकों का इसमें रहा भी, तो आज भारतवर्ष पूरे विश्व में, जिसे हम कहते हैं कि भारत विश्व गुरु था, अब पुनः विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर दिखाई देता है। हालांकि निश्चित है कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है, तो निश्चित रूप से कुछ जगह पर हमने भी बहुत कुछ खोया, लेकिन अगर कुछ पाना है तो बहुत कुछ खोना है। और ये 100 वर्ष ऐतिहासिक रूप से, जब स्थापना दिवस का शायद विजयादशमी उत्सव जो हमारे यहाँ होता है, उसमें ये बहुत से रेखांकित होंगे। और वर्ल्ड में, जैसे अब अगर हम देश की बात करें तो देश में तो अनेकों राज्य हैं जो लगता है कि इस्लामी राष्ट्र बनने की कगार पर खड़े हैं, एकदम कब्जा हो रहा है, एक तरफा चल रहा है। दुनिया के मुस्लिम देश इतने घनघोर कट्टर नहीं है, लेकिन यहाँ के तथाकथित कन्वर्टेड लोग तो बहुत कट्टर है भाई। लेकिन जब पूरे दुनिया के फलक पर हम देखते हैं तो दुनिया के अनेकों ऐसे भूभाग हैं जहां पर हिंदुओं के लिए, हिंदुत्व के लिए, सनातन के लिए कोई जगह नहीं था, वहां पर झंडा पताका जबरदस्त फहरा रहा है। यानी विश्व इस ओर पुनः बढ़ रहा है, और यही स्थापना के 100 वर्षों का सबसे बड़ा उपलब्धि हम लोग मानते हैं। और ये तो सतत प्रक्रिया है, प्रकृति कभी एक जगह ठहरता नहीं है, जो हम आज है वो कल नहीं रहेंगे। और ये नियम हमेशा, जैसे हम लोगों ने एक बार बात कहा था कि हमारे यहाँ अगर आर्थिक नीति और हम अगर अपने राष्ट्र के हिसाब से देखें तो जो है उसमें जब बदलाव आता है, समझौते होते हैं, तो हम लोग भी संदेह पैदा करते हैं, पूछते हैं कि भाई आखिर ये क्या है। तो अपने प्रबुद्ध विचारकों से जब हम लोग पूछे कि जो अभी की जो आर्थिक नीति चल रही है वह तो अपने वैचारिक नीति के सर्वथा विरुद्ध है, तो फिर इसको हम लोग कैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो उन्होंने बड़ा तार्किक जवाब दिया और बड़ी अच्छा संतोषजनक जवाब दिया। बोले कि देखो भाई, नीति हमेशा परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहता है, नीति कभी कोई पकड़ कर नहीं रखता है। जब जो आपको जरूरत समझ में आता है, देश के हित में, समाज के हित में, राष्ट्र के हित में, आने वाले नेशन के जो जनरेशन है उसके हित में, तो आपको कहीं कहीं बदलाव करना पड़ता है। लेकिन इसे आप अस्थायी बदलाव नहीं मान सकते हो। जैसे कल वाला बदलाव अस्थायी नहीं था, उसी तरह से आज वाला बदलाव भी अस्थायी नहीं है। तो 2047 अगर हमारा मिशन है कि पूरी तरह से हमको विश्व गुरु बनने में 2047 तक हम पहुंचेंगे, तो दूसरा धारा जो राक्षसी वृत्ति है वो भी 2047 मान के चल रहा है कि पूरे विश्व में हम कब्जा कर लेंगे। अब इसकी परिस्थिति दिख भी रही है किस तरह से वो संघर्ष कर रहा है। लेकिन इतिहास गवाह है, हमारे शास्त्रों में वर्णित है, जिस हम नौ देवी का पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, उनका भी यही है कि अंततः आखिरकार विजय, असुरों का नाश तो होना है। तो असुर तो नाश होंगे, लेकिन इतनी जल्दी हो जाएंगे ये संभव नहीं होता। संघर्ष जारी रहता है, संघर्ष रहेगा। तो बहुत से बदलाव हुए हैं, जैसे अब हम चौथा इकोनॉमी बन गए, लेकिन संपत्ति किसकी बढ़ी, बहुत बड़ा विषय है। तो जब उस ओर हम झांकते हैं तो इसके बड़ी स्याह चेहरे देखते हैं। तो इस पर जब हम लोग क्वेश्चन किए तो एक बड़ी, आज रहे नहीं, अरुण जेटली जी थे, तो उन लोग से, उनसे हमने एक बार पूछ दिया भाई ये क्या है, अगर बैंकों का ब्याज दर घटाते हैं, बैंकों में ब्याज बढ़ता है तो पूंजीपतियों को फायदा होता है, हम लोगों का, इन्वेस्टर का तो फायदा नहीं है। फिर आखिर इस नीति को हमारा पार्टी अडॉप्ट कर रही है तो इसका क्या मतलब है। बोले कि भैया देखो, अगर कल एक शाम, आज अगर शाम को भोजन की चिंता तुम्हें है तो 20 साल बाद का अगर चिंता करोगे तो आज कल बचोगे तब ना 20 साल बाद सोचोगे। इसलिए पहले आज शाम वाला, कल वाला व्यवस्था करो। बाकी वाला जैसे पहले में 1980 में क्या था, पूरे बैंकों का, जितने माइनिंग सेक्टर थे, कोल सेक्टर थे, सारे सेक्टर को एक लाइन में इंदिरा जी जब दोबारा आई वापस तो एक नोटिफिकेशन से नेशनलाइज कर दी। तो उसी तरह से आज जो हजारों लाखों करोड़ के बड़े बड़े धनाढ्य दिखते हैं, कल को कोई पागल टाइप का आएगा, सत्ताधारी पूरा का पूरा राज साफ कर लेगा, बात खत्म हो गई।
तो इसलिए संपत्ति इसका बढ़ा, उसका बढ़ा, इसका बढ़ा, इस लड़ाई में मत पड़ो। देश का संपत्ति बढ़ाना, तो उसमें हिस्सेदारी आज नहीं कल उसको मिल ही जाएगी, इसलिए इसको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो कुछ कुछ चीजें होती हैं जो परिस्थिति और प्रकृति और के साथ साथ प्रवृत्ति बदलती है, ये शाश्वत नियम है। इसलिए मुझे लगता है कि यह 1.25 साल वाकई में ऐतिहासिक होगा। क्यों? क्योंकि किसी भी संगठन के लिए आप दो बात देखिए, महसूस करिए, कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? अंग्रेज ने किया था, और कांग्रेस का संचालन भी अंग्रेजों के माध्यम से हुआ, वरना ऐसा नहीं होता। तो नेहरू और गांधी जी को पूरा 5 स्टार व्यवस्था दे करके भगवा में अब अंग्रेज सारा किए। ये जो झोल झाल बजाते हैं लोग कि कांग्रेस ने आजादी दिलाई, गांधी ने आजादी दिलाई, अरे उस दौर में तो अंग्रेज पूरे दुनिया से भागे हैं। 1947 में भी इजराइल भी बना, इजराइल में भी ब्रिटेन का ही शासन था। जो यहूदियों का और मुसलमानों का जो डिवाइड हुआ, जिस यरूशलेम के मामले में लड़ाई हुआ, तो पूरे दुनिया से भागे थे अंग्रेज। कोई कांग्रेस के चलते भागे से नहीं, बल्कि ये अपराधी हैं कि उसकी शर्तों पर सत्ता हस्तांतरण करके लॉर्ड माउंटबेटन के शपथ लेकर के वहीं पर ये बने, ये देश के साथ धोखा किए हैं। और संघ ने इन सारे मामलों को लेकर के देश को, राष्ट्र को, समाज को जागृत करके आज यहाँ तक पहुंचाया है। इसलिए पूरा का पूरा देश, राष्ट्र, समाज और खासकर हिंदू समाज राष्ट्रीय स्वयंसेवक का आभारी है, अभिनंदन करता है। और 100 साल बहुत ही ऐतिहासिक और सौहार्दपूर्ण रूप से और उत्साह पूर्वक मनाया जाएगा। मैं इन्हीं यही अपेक्षा करता हूँ। पलामू की अगर हम बात करें तो पलामू में संघ के कार्यकाल को, कार्यप्रणाली को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, एक बात तो हम क्या, हर स्वयंसेवक मानता है, आप भी मानते हैं। आज से 20 साल पहले जो संघ के स्वयंसेवक जिस तरह के कार्यों में दिखते थे, सामाजिक करते में, केवल शाखा ही नहीं लगाते थे, सामाजिक कार्यों में जिस उत्साह के साथ बढ़ चढ़ कर अपनी सहभागिता करते थे, आज वह सर्वथा नहीं दिखती। तो नहीं दिखती तो ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन इसके दूसरे पक्ष भी हैं। जैसे कल जो हम आप घूम घूम कर करते थे, अब सोशल मीडिया के चलते, मोबाइल के चलते, बाकी चीजों के चलते आपको सबके घर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। बहुत सी चीजें आप घर बैठे कर लेते हैं। लेकिन ये मोबाइल का कनेक्शन आपको वाकई में वैचारिक रूप से उतना समृद्ध नहीं कर सकता जो आप व्यक्तिगत रूप से मिल करके जो पारिवारिक भाव पैदा होता है, वह भाव नहीं पैदा होता। इसलिए आने वाले समय में या हाल के स्वयंसेवकों से या अपने लोगों से मैं तो अनुरोध करूंगा कि आप उस धारा को न छोड़ें। ये ठीक है कि जो संचार के माध्यम बढ़े हैं उसका लाभ उठाना चाहिए, लेकिन कनेक्टिविटी जो पुराना है उसको अगर मेंटेन हम नहीं रखेंगे तो शायद हम उस वहां तक पहुंचने में हमें थोड़ा ज्यादा समय लग सकता है। इसलिए मैं इस दृष्टि में मैं अपने संघ के कार्यप्रणाली में थोड़ा अपेक्षित सुधार का जरूरत महसूस करता हूँ। और यही इनकी बेबाकी है जिसके कायल पलामू के हमारे दर्शक हैं। जिस तरीके से निर्भीक होकर और निष्पक्षता से जो कमियां होती है वो भी ये गिनाते हैं और जो खूबियां होती हैं वो भी बताते हैं। तो आज का ये विचार आपको कैसा लगा, आप हमें ज़रूर बताएं और इसी तरीके की जानकारी के लिए आप देखते रहिए कैपिटल न्यूज़।